नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इकोनॉमिक्स की 500 एमसीक्यू सीरीज को शुरू कर रखी है हमने, और इसका आज पार्ट 5 है। तो जो स्टूडेंट्स लेक्चरर की, यूपीटीजीटी पीजीटी की, जीडीसी की, एएमआरएस की, केवीएस की, एनवीएस की और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, ठीक है, किसी भी स्टेट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अ, अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो में इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप सभी तक ये जो ये वीडियो है इनका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। अगर आपको अ, इस जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है आपके पास, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्टैटिकल डाटा इज, यानी कि सांख्यिकी समांकों का मुख्य लक्षण है। सॉरी, थोड़ा गला गला खराब है। मुख्य लक्षण है, ऑप्शन ए, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि समांक संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। क्या ये ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, समांक तथ्यों के समूह होते हैं। क्या ये ठीक है? ऑप्शन सी, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड बाय एस्टिमेशन, यानी कि समंकों को अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी ऑप्शन ठीक है। स्टैटिक्स को क्या करते हैं हम, जो हमारे समंक होते हैं उनको संख्यात्मक रूप में मापा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं? जैसे हमने एक व्यक्ति का डाटा कलेक्ट किया, दूसरे का किया है, तीसरे का किया है, उसकी हमने मान लीजिए इनकम कलेक्ट करी है। इसकी इनकम 5,000 है, इसकी 10,000 है, इसकी क्या है 20,000 है मान लीजिए, तीसरे पर्सन की। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है ना डाटा, ठीक है। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, जो भी संगमक होते हैं हमारे, वो संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है उनको, ठीक है। ऑप्शन बी, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये क्या है, फैक्ट्स है सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या है, फैक्ट्स हैं। ऑप्शन सी, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड बाय एस्टिमेशन, ठीक है। ये क्या करते किया जाता है, इसमें समंकों को अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है। इसमें किसका यूज करते हैं, अनुमान द्वारा, यानी कि एस्टिमेशन करते हैं। जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं उसमें क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में डाउट है या दूसरे क्वेश्चन में डाउट है आपका, ठीक है। तो आपके डाउट को सॉल्व कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ Bayes was propounded by प्रोफेसर वॉलकर। तो ऑप्शन है आपके सामने, सब्सटेंस थ्योरी। ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी। ऑप्शन सी है वेज फंड थ्योरी। ऑप्शन डी है रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। तो प्रोफेसर वॉलकर के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? इनमें से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वॉलकर के द्वारा? इसका सही आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन डी, यानी कि रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर वॉलकर के द्वारा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हो रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। मनी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लीड्स टू। तो ऑप्शन पढ़ेंगे इसके लिए। ऑप्शन है पहला, राइट शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व। ऑप्शन बी, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व।
ऑप्शन सी लेफ्ट शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व, ऑप्शन डी राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो आईएस कर्व होता है हमारा, वो होता है गुड्स मार्केट के लिए। वो होता है दोस्तों गुड्स मार्केट के लिए। आईएस कर्व होता है हमारा गुड्स मार्केट के लिए। और एलएम कर्व होता है आपके, एलएम कर्व होता है मनी मार्केट के लिए। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है? मनी मार्केट पे। तो मनी मार्केट यानी कि इस पे क्या होगा, मनी सप्लाई कहाँ पे आएगी? मनी मार्केट में आएगी, यानी आपकी एलएम कर्व पे आएगी। तो एलएम कर्व को बनाते हैं, एलएम और आईएस कैसे होते हैं देखेंगे। इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये क्या है आपके पास? डाउनवर्ड, ये है आईएस कर्व, और ये है आपके सामने एलएम कर्व, ये है एलएम कर्व। ठीक है, यहाँ पे है आपकी इनकम, यहाँ पे है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मनी सप्लाई आपकी बढ़ रही है। मनी सप्लाई कब बढ़ेगी आपकी? मनी सप्लाई बढ़ेगी दोस्तों जब आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मनी सप्लाई तभी तो बढ़ेगी जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, तभी तो आप पैसा ज्यादा, लोन ज्यादा लेंगे। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे है, ये आपका पहले इंटरेस्ट रेट था I1, आपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे आप तो कहाँ पहुंचेगा आईएस का एलएम कर्व? कहाँ पहुंचेगा आपका? यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएगा एलएम कर्व। तो एलएम कर्व कहाँ पहुंच जाएगा आपका? नीचे की तरफ को। ठीक है, और एलएम कर्व को हम कैसे देखते हैं? इसको बोलते हैं एलएम कर्व का राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम राइटवर्ड शिफ्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एलएम कर्व नीचे की तरफ को शिफ्ट हुआ है ना, जब हमारी इनकम बढ़ी, जब हमारा मनी सप्लाई बढ़ी है, तो कहाँ पहुंच चुका है हमारा? आई कहाँ पहुंच चुका? I2 पे पहुंच चुका है, नीचे, नीचे की तरफ को शिफ्ट हो गया है वो। और एलएम कर्व भी क्या हो गया? नीचे की तरफ को शिफ्ट हो गया, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तभी तो हमारी इनकम बढ़ी, सॉरी हमारी मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये क्या हुआ है? एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है ना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? राइटवर्ड शिफ्ट हो, यानी कि ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बराबर क्या है आपके सामने? 0.5 है। तो मल्टीप्लायर क्या होगा? ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होगा, यानी कि गुणक क्या होगा? अगर आपको गुणक का फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एकदम निकल जाएगा। अगर जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा फॉर्मूला, के बराबर 1/1 - MPC। ठीक है, ये होता है आपका गुणक का फॉर्मूला, इसको लिख लेंगे। तो गुणक बराबर है, के बराबर क्या है आपके सामने? 1/1 - MPC का मान क्या है? 0.5। ठीक है, वन में से अगर हम माइनस 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने? 0.5। ठीक है, 0.5 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ऊपर जीरो लग जाएगा। ठीक है, और 5 से अगर हम 5 से अगर हम 10 को काटें तो क्या आएगा आपके सामने? 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, यानी कि गुणक क्या आ गया आपके सामने? 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से सही कथन कौन सा है? इसे देखेंगे, इसको पहचानेंगे। ऑप्शन पहला बोल रहा है आपको ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, इनकम में इंक्रीज हुआ है, इनकम में इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी आपको बोल रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्सपेंड होगी, ऐसे एक्सपेंड होगी। विस्तार होगा इसका, यानी कि मांग का विस्तार होगा। सी ऑप्शन है आपके पास नो चेंज इन डिमांड, यानी कि इनकम बढ़ने से, यानी कि कोई डिमांड में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी डिमांड। ऑप्शन डी है आपके सामने नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके आपके लिए ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है,
अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होगी, हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्सपेंड नहीं होती है। एक्सपेंड का मतलब क्या है? एक्सपेंड का मतलब है दोस्तों, एक्सपेंड का मतलब है जब हमारी डिमांड, जो हमारी डिमांड है, जब डिमांड हमारी प्राइस के कारण इफेक्ट करे, प्राइस के कारण अगर हमारे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, प्राइस के अप एंड डाउन यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होने पर हमारा क्या करता है, डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, तब उसे हम बोलते हैं एक्सपेंड इन डिमांड, यानी कि एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा। अगर प्राइस के कारण डिमांड में चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस के कारण अगर डिमांड में चेंज हो रहा है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा, एक्सपेंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि ठीक है, एक्सपेंशन होगा डिमांड में और कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड में, ठीक है। इसको बोलते हैं मूवमेंट, इसको बोलते हैं हम दोस्तों मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट इन डिमांड कर्व होता है ये, ठीक है, ये है मूवमेंट इन डिमांड। लेकिन अगर जब हमारे पास प्राइस के, अदर देन प्राइस के कारण हमारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम के कारण चेंज आया है डिमांड में, ठीक है, अगर हमारे इनकम के कारण डिमांड में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, उसमें हम क्या बोलते हैं, वो डिमांड क्या करती है हमारी, शिफ्ट करती है, वो डिमांड क्या करती है हमारी, शिफ्ट करती है। देखिए, अगर हमारे इनकम के कारण हो हमारे चेंज आ रहा है डिमांड पे, तो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है, इसे बोलते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। ओके, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एट द पॉइंट ऑफ सेटी मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, यानी कि पूर्ण तृप्ति बिंदु, यानी कि कोई सेटिएशन पॉइंट है आपके सामने, ठीक है, कोई पूर्ण सेटिएशन पॉइंट है आपके सामने, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। जब पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है, आपने पढ़ा होगा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो टोटल यूटिलिटी कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती हुई होती है। और एक पॉइंट पे ऐसा होता है जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सॉरी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। इसी को बोलते हैं हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु, ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्ण तृप्ति हो चुकी है, पूर्ण तृप्ति यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिएशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि संतुष्ट हो चुका है यहाँ पे इंसान, उसका पेट भर चुका है, ठीक है। और ये क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नीचे की ओर जाती है, ठीक है, ये क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की ओर जाती है। जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो होती है, उसी पॉइंट पे क्या होता है आपका, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जब जीरो होती है तभी आपका क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। और उसी बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को, ये दोनों जो पॉइंट होते हैं, इन दोनों बिंदुओं को क्या कहा जाता है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिएशन। आया समझ में, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है जब जीरो होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी क्या होगी, एमयू क्या होगा, जीरो होगा, या टीयू मैक्सिमम पॉइंट पे होगा अपने, टीयू मैक्सिमम होगा। इन दोनों सिचुएशन पे क्या होता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सेटिएशन, यानी कि सेटिएशन पॉइंट पे होता है, ठीक है, सेटिएशन पॉइंट पे होता है, यानी कि पूर्ण संतुष्टि होती है उस टाइम पे उसे। तो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु पूछ रहा है आपको, ठीक है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु पूछ रहा है आपको, तो सीमांत उपयोगिता उस टाइम पे क्या होती है, सीमांत उपयोगिता उस टाइम पे होती है जीरो, ठीक है, सीमांत उपयोगिता क्या होगी आपकी, जीरो होगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन, ठीक है, एक उपभोक्ता संतुलन में होगा, कब होगा संतुलन में। पहला ऑप्शन है आपके पास एम यू एक्स बराबर पी एक्स, ऑप्शन बी है आपके सामने एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई बराबर पी वाई अपॉन पी एक्स, ऑप्शन सी है आपके सामने एम आर एस एक्स वाई बराबर पी एक्स अपॉन पी वाई, ऑप्शन डी है आपके सामने ऑल ऑफ द अबव। ये क्या है, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि MUX अपॉन MUY बराबर PX अपॉन PY। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका, अगर आपने पढ़ा होगा, गोसेन का गोसेंस सेकंड लॉ है ये, गोसेंस सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं हम लॉ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी, इसको क्या बोलते हैं हम? इस थ्योरी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या होता है, जब विभिन्न वस्तुएं, ठीक है, वेरियस गुड्स, जब वेरियस गुड्स क्या होंगी, उनकी सीमांत उपयोगिता, उनकी सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी तथा मूल्य का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, क्या होगा? मूल्य का अनुपात, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, जब इन दोनों का अनुपात बराबर होता है, यानी कि हमारा रेशियो बराबर होता है, तो इसी को बोलते हैं हम अनुपातिकता नियम, या इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, अनुपातिकता नियम, या प्रोपोर्शनल 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 थ्योरी भी बोलते हैं हम। ठीक है, यानी कि अनुपातिकता नियम भी कहते हैं इस थ्योरी को। ठीक है, तो ये इसे नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है, आपका गोसेन का सेकंड नियम है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी वस्तुओं की, जो विभिन्न वस्तुएं हैं उन सभी की क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, उनका और प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, यानी कि उनके मूल्यों का जो रेशियो होता है वो परस्पर बराबर होता है, यानी कि क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है गोसेंस फर्स्ट लॉ। अभी हमने सेकंड लॉ को देखा था, अब हमारे पास है गोसेन का फर्स्ट लॉ। तो गोसेन का फर्स्ट लॉ है आपके सामने, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या है, गोसेन का फर्स्ट नियम है, इसे बोलते हैं गोसेन का प्रथम नियम, हम गोसेन्स फर्स्ट लॉ है ये। ठीक है, इसमें क्या बोला था गोसेन ने इसमें बोला था कि जब हम उपभोग करते हैं, जब हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम की क्रिया जब हमारी होती है, जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन को बढ़ाते जाते हैं, अपने जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी वस्तु को कंज्यूम कर रहे हैं हम, अगर उसको हम बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, तो हमारी सीमांत उपयोगिता, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्रम से घटती रहती है। ठीक है, वो क्या रहती है, घटती रहती है। यह इस नियम में बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिविल प्रेफरेंस थ्योरी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर रिलेटेड है, ऑप्शन बी पीए सैमुअल्सन, यानी कि सैमुअल्सन ने दिया है ये, ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ये, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे है, आरपीटी। ठीक है, इसको सैमुअल्सन के द्वारा भी दिया गया है, इसको दिया गया है किसके द्वारा, सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। और ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये क्या है, एनालिसिस है कंज्यूमर बिहेवियर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शेप ऑफ आईसी, शेप ऑफ आईसी बताना है आपको, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है, जो रिलेटेड गुड्स होती है। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार की होंगी, संबंधित वस्तुएं दो होंगी, दो प्रकार की होती है। पहली होती है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक की जगह का हम दूसरे में, दूसरे का स्थान वो कर सके, हम चेंजेस कर सके एक दूसरे के स्थान पर, यानी कि इस तरह भी बोलते हैं हम स्थानापन्न वस्तुएं भी बोलते हैं इसे, स्थानापन्न, यानी कि एक दूसरे की जगह यूज हो जाता है। जैसे हमारे क्या होती है, चीनी और गुड़, जैसे चीनी और गुड़ क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर चेंज हो जाते हैं। और दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कैसी होती हैं, जिसे हम एक साथ यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम कार
कार लेंगे तो कार में हमें पेट्रोल डला के ही चलानी पड़ेगी, कार अपना आप चलने लग जाती है। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, पूरक वस्तुएं, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। तो आपको पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आईसी का सेव कैसा होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये नोट कर लीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आईसी का सेव आपका होता है एल सेव्ड। ठीक है, वो होता है एल सेव्ड। ये जो हमारी पूरक वस्तु होती है एक पॉइंट पे ही मिलेंगी। ठीक है, मान लीजिए ये है कार, एक्स एक्स एक्सिस पे कार है आपकी, ये है पेट्रोल। ठीक है, ये है पेट्रोल। जब हम कार और पेट्रोल को एक साथ यूज करेंगे तभी तो कार चलेगी। अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ कार है और पेट्रोल पेट्रोल को बढ़ाए जा रहे हैं, हम पेट्रोल पेट्रोल को बढ़ाए जा रहे हैं, या कार कार को बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल हमारे पास सीमित है। ठीक है, हम सिर्फ कार कार को बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या ये आईसी कर्व या ये पॉइंट हमारा वो दर्शाएगा कि जो कंज्यूमर है वहां पे समान संतुष्टि मिल रही है उसे? ये नहीं दर्शाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार ज्यादा होगी, पेट्रोल कम है हमारे पास। तो इनका समान रेशियो चलेगा। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, समान रेशियो चलेगा। जब तक ये समान रेशियो से नहीं बढ़ेंगे, यानी कि इस पॉइंट, ये के पॉइंट क्या आपका समान रेशियो लेगा। यहाँ पे क्या है, एक कार में अगर 10 लीटर यूज होता है पेट्रोल, एक कार में 10 लीटर पेट्रोल यूज होता है, 10 लीटर पेट्रोल यूज होता है, तो हर कार में, एक कार में 10 लीटर पेट्रोल यूज होगा। ठीक है, ये दर्शा रहे हैं। जैसे एक पेन एक रिफिल मान लीजिए। ठीक है, एक पेन या एक रिफिल मान लीजिए। यहाँ पे जो पेन के अंदर की सिक्का होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो हमारे रिफिल होता है, अंदर की जो रिफिल होती है, उन दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। एक पेन में हम दो रिफिल नहीं डाल सकते, एक पेन में एक ही रिफिल डलेगी आपकी। ठीक है, इनका रेशियो भी क्या होगा आपका, हमेशा समान ही होगा। तो वो क्या होता है हमारा, एल शेप्ड बनता है। ठीक है, वो क्या बनता है हमारा, एल शेप्ड बनता है। यानी कि दोनों को हमें समान अनुपात में बढ़ाना होता है, समान अनुपात में हमें बढ़ाना होता है। इनका रेशियो हमेशा हमेशा सेम रखना होता है, जो रेशियो में यूज कर सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा देखेंगे, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन। डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होता है हमारा, सब्स्टिट्यूट गुड्स जितनी जो भी होती है उनका आईसी कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इंक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी एक कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष उन्नततर कन्वेक्स होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत। ऑप्शन डी नन ऑफ द हो, यानी कि ये है आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है करस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है आईसी करो, आईसी होता है आपका एल शेप्ड, क्या होता है, एल शेप्ड होता है। ऑप्शन बी इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती है, अभी बताया था आपको, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है उनका जो आईसी कर्व होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसमें बोला गया है डिफरेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड, क्या बोला गया है, एल शेप्ड बोला गया है। तो ये भी आंसर आपका गलत है, दोनों आंसर गलत है आपके। ऑप्शन सी बोल रहा है आपको बोथ ए एंड बी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको एंजल कर्व एक्सप्रेस्ड, क्या दिखाता है एंजल कर्व। ऑप्शन ए प्राइस कंजम्पशन कर्व है, ऑप्शन बी इनकम कंजम्पशन कर्व है, ऑप्शन सी एवरेज कंजम्पशन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ऑप्शन डी यूटिलिटी कर्व है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, एंजल क्या दिखाता है आपको, इनकम कंजम्पशन कर्व दिखाता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो आप फूड में, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं आपके, उनका रेशियो हमारा क्या होता है, उनका प्रोपोर्शन इनकम के सापेक्ष घटता जाता है। रिलेटेड टू इनकम, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, फूड जो हमारे बेसिक गुड्स होंगी, जैसे खाने की चीजें होती हैं,
उनका प्रपोर्शन हमारा क्या होता है, इनकम पे घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, फूड का कंजप्शन जो होता है, जो प्रपोर्शन होता है, वो घटता जाता है। ठीक है, यही बोला गया था इन एंजल कर्व के द्वारा। एंजल कर्व यही दर्शाता है आपको। ठीक है, वो क्या दर्शा रहा है आपको, इनकम और कंजप्शन दिखा रहा है, इनकम और कंजप्शन दिखा रहा है फूड का या बेसिक गुड का। ठीक है, तो आपका बी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ऑन ए डिमांड कर्व मूविंग फ्रॉम अबव टू बिलो, मूविंग अबव टू बिलो। ठीक है, ये है, ये डिमांड कर्व है आपके पास सामने, मूविंग कर रहा है अबव से बिलो, ऊपर से नीचे की तरफ को कर रहा है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है कि क्या होगी, घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अनचेंज रहेगी, या नॉट सर्टेन है, कुछ निश्चित नहीं है। तो आपने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने पॉइंट मेथड पढ़ा होगा, पॉइंट मेथड पढ़ा होगा आपने। मान लीजिए ये पॉइंट मेथड में है कि आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं डिमांड कर्व में, 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, फिर है डी, और लास्ट है ई। ये पॉइंट दिए गए हैं आपको। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड क्या कहता है आपको, जो आपका लोअर पोर्शन है, लोअर सेगमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है आपकी, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, वो क्या होती है, अपर सेगमेंट होती है। इसी से निकाल लेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। देखेंगे, मान लीजिए आपका डी पॉइंट्स में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल रहे हैं। ठीक है, डी पॉइंट पे अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं, तो क्या निकलेगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डी पॉइंट पे। डी, हमें क्या देखना है, लोअर सेगमेंट देखना है। लोअर सेगमेंट कितने हैं आपके पास, ये मान लीजिए एक है, ये एक, ये भी एक, ये भी एक। ठीक है, ये सभी क्या है, एक 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 है, सभी की दूरी क्या है एक दूसरे से, एक 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 है। अब देखेंगे जो नीचे वाला पोर्शन, हमें लोअर सेगमेंट देखना है, लोअर सेगमेंट यानी कि डीई। डीई में कितने हैं आपके सामने, एक है, डीई क्या है, एक है। और अपर सेगमेंट आपके पास कितने हैं, डी ए। यहाँ से अपर सेगमेंट कितने हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक के सभी, सभी को काउंट कर लेंगे, कितने हैं आपके पास, 1 2 3, कितने हैं आपके पास, 3 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, 33% मान लीजिए इसे। ठीक है, ये क्या है, 33% यानी कि 1/3। अब देखेंगे हम ऊपर की तरफ को जाते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ को जाते हैं, मान लीजिए पॉइंट बी पे चले गए हैं, या हम पॉइंट सी पे चले गए हैं, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए यहाँ से पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपकी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ को काउंट करेंगे। लोअर सेगमेंट क्या है आपके पास, सी डी ई सी, यानी कि सी ई है आपके सामने, ये क्या है, सी ई है यहाँ तक। ठीक है, सी ई है, तो इन दोनों को काउंट करेंगे, 1 2, इसकी लेंथ क्या है, 2 है। और नीचे देखेंगे जो अपर सेगमेंट, अब वो अपर सेगमेंट को देखना हमें, यानी कि बी ए को देखना है, तो हमारे पास कितने हैं, 2 काउंट है यहाँ पे भी, यानी कि 1 और 2, इन दोनों को काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास सामने, एक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया आपके सामने, एक आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे थी 1/3। ठीक है, यहाँ पे थी 1/3, और यहाँ पे आपके सामने एक। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई है, बड़ी है ना। जो डी पॉइंट से अगर हम सी पॉइंट की तरफ को जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं हम, तो क्या हो रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी बढ़ रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है। अगर हम सी से नीचे की तरफ को कंपेयर करें, तो अगर हम सी से नीचे की तरफ को आएंगे, सी से अगर हम डी की तरफ को आते, तो क्या होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको पूछ रहा है मूविंग फ्रॉम अबव टू बिलो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, ऊपर से नीचे यानी कि हमने क्या गए हैं, सी से डी की तरफ को गए हैं, सी से डी की तरफ को गए हैं, नीचे की तरफ को गए हैं, तो क्या होता है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि घटती जाती है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है सब्स्टिट्यूशन गुड की, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताना है। तो देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं आपकी। इसमें देखेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपकी रिलेटेड गुड्स की देखी जाती है।
दोस्तों जो भी आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी जाती है रिलेटेड गुड्स की अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो वो आपकी देखी जाती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्राइस पी को प्राइस बोलेंगे, प्राइस ऑफ बी। ठीक है, प्राइस ऑफ बी यानी कि दूसरे वस्तु के, यानी कि ये दोनों मान लीजिए, पहली वस्तु ए दूसरी वस्तु बी, या हमने पहले वस्तु को बी मान लिया है और दूसरी वस्तु को ए माना है। ठीक है, दूसरी वस्तु को ए मान लिया है, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा बी गुड है, ये आपके सामने बी, एक सेकेंड इसे इरेज कर लेते हैं, हौच पौच हो गया है, एक सेकेंड। जी, हमने क्या मान लिया, पहले गुड को हमने बी मान लिया है, फर्स्ट गुड हमारे पास क्या है, बी है, सेकंड गुड मान लिया हमने ए है। बी के प्राइस के कारण, यानी कि पहली वस्तु के प्राइस के कारण, इस वस्तु के प्राइस के कारण, बी के प्राइस के कारण क्या देखा हमने, बी के प्राइस के कारण ए की डिमांड को देखने की, ए की डिमांड कैसे चेंज होगी। जब हमारे पास रिलेटेड गुड होंगी तभी हम एक दूसरे की डिमांड को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड गुड्स की एक दूसरे की डिमांड, रिलेटेड गुड्स है तभी एक दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करेंगे, तभी एक दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करेंगे। तो हमारा कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है आपकी, अगर पहली वस्तु के प्राइस के कारण दूसरी वस्तु की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, पहली वस्तु के प्राइस के कारण दूसरी वस्तु की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, अब बात करें दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूट है, एक है चाय, दूसरी है कॉफी, ठीक है, ये है टी, ये है कॉफी, ठीक है। मान लीजिए पहला क्या हुआ, चाय के प्राइस बढ़ गए हैं, ए वस्तु है आपकी, इसके प्राइस बढ़ गए हैं। ठीक है, प्राइस बढ़ गए, अगर आप सभी को पता होगा यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर प्राइस बढ़ गए हैं चाय के, पहले चाय 10 रुपए की मिलती थी, अब उसने कर दिया है इसको 20 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिमांड को क्या कर देंगे, कम करेंगे। इसकी डिमांड को कम करेंगे तो हमारे पास जो ये कस्टमर थे, जो चाय के कस्टमर थे, वो कहाँ चले जाएंगे, कॉफी की तरफ को। कॉफी क्या मिल रही थी आपकी, 15 रुपए की मिल रही थी, कॉफी क्या मिल रही थी आपकी, 15 रुपए की मिल रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, अगर ये 20 रुपए की मिलेगी तो उनको क्या रिलेटिवली क्या लगेगा, उनको ये सस्ती लगेगी कॉफी, तो वो किस पे चले जाएंगे, कॉफी पे चले जाएंगे। कॉफी पे चले जाएंगे तो कॉफी की हमारी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। आया समझ में, आया समझ में। यानी कि पहली चीज, यानी कि पहली वस्तु ए वस्तु को क्या हुआ है, प्राइस बढ़ा है, तो उसकी हम डिमांड को कम कर देते हैं। उसकी डिमांड को कम करेंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि हम एक की जगह जब दूसरी चीजों को यूज कर दें, यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं में हम दूसरे की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या करा, कॉफी की डिमांड को बढ़ा दिया, तो हमें साइन किसका देखना है, देखो हमारी डिमांड यहाँ बड़ी है, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ा है, यहाँ पे प्राइस बड़ा है, डिमांड कम हुई है। ठीक है, तो हमें साइन कौन सा देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव हम देखते हैं इन दोनों का। ठीक है, इसके प्राइस के कारण, टी के प्राइस के कारण हमारी डिमांड क्या हुई है, बड़ी है, दूसरे की क्या करी है, डिमांड बड़ी है। ठीक है, तो यानी कि कैसे दिखा रहे हैं, तो दोनों के दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस ए का बढ़ रहा है तो बी के डिमांड भी हम बढ़ा रहे हैं, प्राइस ए बढ़ रहा है तो बी की डिमांड भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि दोनों क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिवली है। ठीक है, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने, जो हमारे केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है,
केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा आप सभी के। अब है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऑप्शन ए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम पे। ऑप्शन बी कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बोथ, बोथ पे। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी लेते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम को भी लेते हैं, और हम कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि मनी की जो सीमांत उपयोगिता है उसको भी हम स्थिर मानते हैं। ठीक है, यही क्या है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, इसी अजम्पशन पर बेस्ड है। कंज्यूमर सरप्लस इसी अजम्पशन पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ नेसेसरी गुड कंज्यूमर सरप्लस इज, कंज्यूमर सरप्लस नेसेसरी गुड में क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन बी इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन सी यूनिट होता है, या ऑप्शन डी अनिश्चित होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन डी, यानी कि अनिश्चित होता है। केस ऑफ नेसेसरी गुड, नेसेसरी गुड में कंज्यूमर सरप्लस कैसा होगा, ये कैसे डिपेंड करेगा हमारा। कंज्यूमर सरप्लस आप सभी को पता होगा, कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है, ये होता है सी एस, यानी सी एस यानी कि ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस, ये होता है आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, नेसेसरी गुड में क्या होता है आपके सामने, नेसेसरी गुड में हम वो, हमें जो वस्तु है वो हमें आवश्यक रूप से चाहिए, आवश्यक आवश्यक रूप से चाहिए, तो वो हमेशा अनसर्टेन होगी, यानी कि अनिश्चित होगी वो, कि हम कैसे उसके कंज्यूमर सरप्लस उससे निकाल सकते हैं। क्योंकि जब क्या होगा, हमारी महंगाई होगी तब हमें हमें तो चाहिए चाहिए वो नेसेसरी गुड चाहिए चाहिए, तो क्या होगा हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस उस टाइम पे कम होगा जब महंगाई ज़्यादा होगी, यानी कि प्राइसेस ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए प्राइसेस कम होते हैं आपके सामने, ठीक है, प्राइसेस कम होते हैं, तो आपको कंज्यूमर के पास ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि उसके पास सरप्लस बच जाएगा, यानी कि नेसेसरी गुड क्या होगी, प्राइस पे डिपेंड करेगी, वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, वो क्या होगी, अनसर्टेन होगी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है नेसेसरी गुड की जो हमारी कंज्यूमर सरप्लस है वो हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको प्रोडक्शन मीन्स, प्रोडक्शन क्या बताता है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन सी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों आपके पास उपयोगिता सृजन करना। ठीक है, उपयोगिता का सृजन करना यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तभी तो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है वस्तुओं से। वस्तु बनाते हैं, प्रोडक्शन के द्वारा क्या बनती है, वस्तु बनती है। उस वस्तु से क्या मिलती है हमें, यूटिलिटी मिलती है, यानी कि इस वस्तु के अंतर्गत, इस वस्तु के अंदर हम क्या डाल देते हैं प्रोडक्शन के दौरान, इसमें उपयोगिता का सृजन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, उपयोगिता का सृजन हो जाता है, यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन द केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में इसके अंतर्गत क्या होता है। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, पहले शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन में क्या होता है आपके पास, एक फैक्टर आपका क्या होगा, वन फैक्टर वेरिएबल होता है, वन फैक्टर वेरी करता है, वन फैक्टर वेरी करता है। और सभी क्या होता है, सभी, और इसके अलावा सभी क्या होता है, कांस्टेंट माने जाते हैं। इसके अलावा सभी यानी कि हमारे स्थिर साधन माने जाते हैं, और सभी, सिर्फ एक परिवर्तनशील साधन होगा और सभी साधन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। किसमें, शॉर्ट रन की बात में। अगर हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन, अगर हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन होगा आपके सामने, तो क्या होगा, उसमें सभी के सभी फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं, वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सभी के सभी के फैक्टर होंगे, वेरिएबल होंगे। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है आपके सामने, ये देखेंगे।
पहला है सम फैक्टर रिमेन वेरिएबल, सम फैक्टर रहते हैं, गलत, यानी कि सभी रहते हैं। ऑप्शन बी, सम फैक्टर रिमेन फिक्स्ड, कुछ साधन स्थिर होता है, गलत। ऑप्शन सी, ऑल फैक्टर रिमेन वेरिएबल, यानी कि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, टेक्नोलॉजिकल लिमिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, उत्पादन की प्राविधिकी सीमाएं व्यक्त की जाती है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन फर्स्ट, आइसो प्रोडक्ट कर्व। ऑप्शन बी, आइसो कॉस्ट कर्व। ऑप्शन सी, रिज लाइंस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स कहाँ देखी जाती है आपकी, जो उत्पादन की कहाँ व्यक्त की जाती है आपकी, वो है आपके पास सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि रिज लाइन, यानी कि रिज रेखाओं के द्वारा आपका क्या देखा जाता है, उत्पादन की प्राविधिक सीमा, यानी कि टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, फॉर द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, यानी कि प्रतिस्थापन की लोच, कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए, इक्वल टू वन। ऑप्शन बी, लेस देन वन। ऑप्शन सी, कांस्टेंट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अब सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपको ट्वेल्थ में पढ़ा दिया जाता है, आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये तो ट्वेल्थ का ही कॉन्सेप्ट है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें बता दिया जाता है कि आपको जो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एक दूसरे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वस्तु, एक जो फैक्टर है आपका, उसका दूसरे के प्रति कितना स्थापन हो सकता है, उसका कितना प्रतिस्थापन हम कर सकते हैं, वो बताता है। ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी को बताता है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, ठीक है, उसको बताता है। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा इक्वल टू वन होता है, इसको याद करें, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन है आपके सामने। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया जो आपके पास एल की पावर है, एल है, और सॉरी लेबर और कैपिटल है, लेबर और कैपिटल है। ठीक है, इनकी जो आपके सामने है, इनकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इनका जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो हमारा इक्वल टू वन होगा। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, वन होगा। ये आपके पास क्या है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द इकोनॉमिस्ट हु इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ द टाइम इन प्राइस डिटर्मिनेशन वाज, वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण के समय तत्व को सम्मिलित किया, समय तत्व को किसने सम्मिलित किया है, तो बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने, एसी पिगू। ऑप्शन बी है जॉन रॉबिन्सन। ऑप्शन सी है ए मार्शल। और ऑप्शन डी है, यानी कि पॉल सैमुअल्सन। तो आपको ये बताना है कि किस अर्थशास्त्री ने, जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया है आपका, प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि कीमत निर्धारण में हमें समय तत्व को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया था किसने? ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो। ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। ऑप्शन सी, पॉल सैमुअल्सन। ऑप्शन डी, अल्फ्रेड मार्शल। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था आपका? ऑप्शन डी, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप क्या होता है आपको बताना है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप आपको ये दिया गया है, देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे होती है आपके पास, नीचे की तरफ को डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। तो इसका सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन डी, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट वाज गिवन बाय। सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए सेलिगमैन, ऑप्शन बी जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन सी चैम्बरलेन, ऑप्शन डी स्टिगलर। तो सेलिंग कॉस्ट आपको किसके द्वारा दी गई थी? सेलिंग कॉस्ट दी गई थी आपके द्वारा ऑप्शन सी यानी कि चैम्बरलेन के द्वारा आपको सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें आपको क्या बताया गया था? मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको दिया गया था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? चैम्बरलेन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स प्रोडक्शन पॉइंट रिमेन्स एट, यानी कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्म का उत्पादन बिंदु उसके, अब बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए है आपके पास द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, लोएस्ट पॉइंट के एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर। ऑप्शन बी लोएस्ट पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ऑप्शन सी लोएस्ट पॉइंट ऑफ बोथ कर्व्स। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें उत्पादन बिंदु उसके कौन कहाँ पे होता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, इस पॉइंट पे। ठीक है, एवरेज कॉस्ट के सबसे न्यूनतम बिंदु पर ही। ठीक है, इसके मिनिमम पॉइंट पर यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर आपका क्या होता है? लॉन्ग रन पे परफेक्ट कंपटीशन पे क्या होता है? यहाँ पे प्रोडक्शन होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आपका प्रोडक्शन बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? CRS पे होता है। ठीक है, इसको इस पॉइंट को हम ये भी बोलते हैं CRS। यहाँ पे IRS होता है। ये डाउनवर्ड जो डाउनवर्ड फॉलोइंग है इस पे क्या होता है? IRS होता है। इस पॉइंट पे CRS होता है और यहाँ का हो गया DRS होगा। यहाँ पे यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ चेंजेस हो सकते हैं ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है? फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, सभी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि उत्पादन बिंदु यहाँ पे मैक्सिमम होगा और CRS पॉइंट होगा। ठीक है, और ये कब होता है? जब आपका AC यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है उसके मिनिमम पॉइंट पे, उसके लोएस्ट पॉइंट पे ही यह होता है। ठीक है, यानी कि उसके मिनिमम बिंदु पे होता है। तो दोस्तों, यहीं आपकी क्लास आज समाप्त होती है। थैंक यू। अगर इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को हमारे, ताकि आप सभी तक जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए MCQ सीरीज की जितनी भी वीडियो बनाई जा रही है वो आप सभी तक पहुंच पाए और आप उसे देखें और इससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों, अगर इसकी आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन से, इनमें से कोई से भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट पे लिख सकते हैं। तो आपका जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा और उस क्वेश्चन को लेकर आके उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके बाय।